नमस्ते, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए मास्क पहनना जरूरी है। न्यूज़ 18 भी सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। पीएम मोदी ने भी कहा है कि मास्क ही एक लौता हथियार है जब तक वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी ना हो जाए। इसलिए नेताओं से भी अपील है कि वो अपनी सभाओं और रैलियों में मास्क पहने और लोगों को भी मास्क पहनने के लिए कहें। लोगों को खुद ही ध्यान रखना चाहिए। आपका मास्क कहाँ है? सर मास्क मेरी जेब के अंदर है। तो क्या लापरवाही लगवाएगी लॉकडाउन? जी हां, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश भर में कोरोना की बेकाबू होती रफ्तार के बावजूद लोग कोरोना नियमों का पालन करने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना की वजह से लॉकडाउन की अटकलें लगने लगी हैं। इसके बावजूद आज सुबह दादर सब्जी मंडी से जो तस्वीरें आई वो परेशान करने वाली हैं। लोग कोरोना नियमों से पूरी तरह बेपरवाह नजर आए। महाराष्ट्र के ही सतारा से तो और भी हैरान करने वाली तस्वीर आई। ऐसा ही कुछ हाल दिल्ली की दरियागंज मंडी से भी दिखी, जहां लोगों के चेहरे पर ना तो मास्क है, ना लोग एक दूसरे से दूरी बनाते दिखे हैं। राजस्थान से भी आई तस्वीरों में भी ये दिख रहा है कि लोग लापरवाही बरत रहे हैं। सवाई माधोपुर में महिलाएं पुलिस की सख्ती को नजरअंदाज कर मंदिरों में पहुंची, तो जयपुर की मुहाना सब्जी मंडी में लोगों की भारी भीड़ दिखी। कुछ खास सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं और वो अलग अलग जगहों से हैं। वो भी इसलिए ताकि वो इस वक्त वहां पर क्या हालात हैं, क्या स्थिति है, कितने लोग जागरूक हैं, ये दिखा सके। दिल्ली के सदर बाजार से प्रियंका कांडपाल है, अहमदाबाद से जनक दवे हैं, मुंबई की दादर सब्जी मंडी से विवेक गुप्ता हमारे साथ हैं। पहले रुख प्रियंका का कर लेते हैं। प्रियंका, आप सदर बाजार में हैं, जरा उस बाजार की तस्वीरें दिखाइए, वहां के हालात दिखाइए और क्या लोग जागरूक हो रहे हैं। आपको सीधी तस्वीरें दिखाती हूँ, आपके सारे सवालों के जवाब इन तस्वीरों में मिल जाएंगे। ये देखिए मार्केट, ये सदर बाजार की मार्केट है जो अभी भी पूरी तरह से नहीं खुली है और ये भीड़ है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये जितने लोग आपको सामने दिख रहे हैं जिसने मास्क लगाया भी हुआ है उनके भी मुंह के नीचे है। और ये भीड़ आप अंदाजा लगाइए कि ये सदर बाजार की सिर्फ एक गली हम आपको दिखा रहे हैं। मैं दूसरा मेन रास्ता आपको दिखाऊं यहीं का, तो वहां पर भी मैं आपको थोड़ा ऊपर से हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस कदर यहाँ पर जो भीड़ है वो बनी हुई है। और ये वो इलाका है जब पिछली बार कोरोना का कहर दिल्ली में सबसे ज्यादा बढ़कर था, तो इस पूरे इलाके को सबसे पहले और सबसे लंबे समय तक कंटेनमेंट जोन बनाया गया था, पर उसके बाद भी कोई सबक नहीं सीखा हुआ है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं लोगों को, ये देखिए ये महिला यहाँ पर जो नजर आ रही है मास्क लगाया हुआ है पर नीचे है। जरा इनसे बात यहाँ पर कर लेते हैं। मैडम एक चीज बताइए, दिल्ली में लॉकडाउन लगना चाहिए क्या? नहीं लगना चाहिए। तो कैसे रोकेंगी सरकार कोरोना के मामलों को? सतर्क रहेगी इंसान। और जो मास्क आपने नहीं पहना उसका क्या? कोई नहीं। अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको? आप मास्क ऊपर कर लेंगे आप? कम से कम कर लेती हूँ बस। तो ये इस तरीके की स्थितियां बनी हुई है जहाँ पर लोगों के पास मास्क है, चेहरे से नीचे लगा कर रखे हुए हैं, और जब वो कैमरा देखते हैं या कोई चालान काटने वाला नजर आता है तभी उसे ऊपर करते हैं। खुद को लेकर जागरूकता बाजारों में बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। नहीं, और प्रियंका देखिए, आपने जब सवाल पूछा तो वो कह रही हैं कि सतर्क रहना चाहिए और खुद इंसान सतर्क नहीं है। तो ऐसे में कई सवाल उठते हैं कि क्या ऐसे ही अगर सोच चलती रहेगी, क्या लोग वाकई जागरूक हो रहे हैं? क्योंकि जो स्थिति दिख रही है, दिन प्रतिदिन केसेस बढ़ रहे हैं, कोरोना की बेकाबू होती रफ्तार ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। आज केंद्रीय कैबिनेट सचिव की सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ अहम बैठक है, जिसमें कोरोना की तेजी से बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के उपायों पर चर्चा होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश ऐसे 8 राज्य हैं जहां से कोरोना के करीब 84% नए मामले सामने आए हैं। वहीं दिल्ली में भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंत्रियों और अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई। मुंबई में तो कोरोना पर नकेल कसने के लिए लॉकडाउन लगने की अटकलें तेज हो गई हैं। जनक हमारे साथ मौजूद है और उनके पास भी रुक कर चलते हैं और पूछ लेते हैं। जनक, फिलहाल आप किस जगह पर हैं, वो तस्वीर दिखाइए। और क्या लोग जागरूक हैं? लोगों को डर सता रहा है कि उनकी लापरवाही की वजह से लॉकडाउन लग सकता है?
बिल्कुल, देखिए मैं कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा अर्पिता। दरअसल गुजरात में लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए ये भी लोग समझते हैं और सतर्कता और समझदार भी दिखाते हैं। और सरकार ने सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन ड्राइव पर जो जोर दिया है उसका कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है वो कपड़ा बाजार के जो व्यापारी हैं, धंधा रोजगार बंद करना पड़े, जो हम आज सुबह से खबर चला रही थी क्या लॉकडाउन के लिए लोग तैयार हैं, तो यहाँ पर लॉकडाउन के लिए लोग तैयार नहीं हैं, बशर्ते वो अपनी समझदारी और सतर्कता दिखाए। तो उनके दरवाजे तक, उनके दस्तक तक सरकार वहाँ पर पहुँचती है और वहाँ पर उनको वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। देखिए यहाँ पर व्यापारी हैं, उनके लिए जहाँ 100 से ज़्यादा अगर व्यापारी आपके इलाके में हैं तो आपको वैक्सीनेशन किया जाएगा। तो यहाँ पर पूरी प्रक्रिया जो चल रही है, कल भी तकरीबन 4.25 लाख जितने वैक्सीनेशन यहाँ पर गुजरात में हुए। ऐसे में जो यहाँ के व्यापारी हैं उनसे बात करते हैं। किरीट भाई बताइए, ये सरकार आपके घर तक आई है, दरवाजे तक आई है? अपने जो लोक लाडीले प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने 1 महीने पहले टेल किया था कि भाई हर एक के घर पर जाके टीका लगवाए। इसके हिसाब से सरकार से ने, गुजरात सरकार ने, अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने अभियान उठाया है। और वो अभियान उठा के उन लोगों ने जब टेल किया कि भाई जो भी एसोसिएशन सोसाइटी वाले मिनिमम 100 व्यक्ति को वैक्सीन करवा सकते हैं, उसके आंगने पे हम खुद जाएंगे। और इसके हिसाब से सरकार से ने ये अभियान उठाया। तो हमारा भी कांटेक्ट सरकार ने किया, तो हमने खुद ने, ये हमारी जगह है, वहाँ हमने वैक्सीन सेंटर खुला है। आज हमारे महापौर किरीट भाई परमार स्टैंडिंग। आशीष भाई, लोग लॉकडाउन के लिए तैयार है, व्यापारी शायद नहीं इसी के चलते। ठीक है, बिल्कुल जनक रहिए जरा साथ। बड़ी खबर इसी बीच आ रही है, कोरोना के नए मामलों ने आज रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आज कोरोना के 81,000 से ज्यादा नए केस आए हैं सामने। यही नहीं, कोरोना के 400 से ज्यादा मरीजों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। और ये इस साल कोरोना के मरीजों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। एक दिन में कोरोना मरीजों की मौत का भी इस साल का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं नागपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया। वहां अब 18 से ऊपर जो सभी कोरोना योद्धा हैं उनको कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। नागपुर महानगर पालिका ने फैसला किया कि सरकारी और निजी सेवाओं से जुड़े 18 साल से ऊपर सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। विवेक हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। और विवेक, ये फैसला शायद इसलिए जो केसेस बढ़ रहे हैं उनके समाधान, उनको रोकने के लिए पहले तो जरूरी वैक्सीनेशन है, क्योंकि लोग तो मानने को तैयार नहीं है, लापरवाही बरत रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही अर्पिता, आपने देखिए अगर हम नागपुर की बात करें तो नागपुर में पिछले एक हफ्ते के अंदर प्रतिदिन 50 लोगों की मौत हो रही है। यानी कि नागपुर की जो हालात है वो काफ़ी ज़्यादा खराब होते जा रहे हैं। और हालत ऐसी हो जा रही है कि पिछले 7 दिनों से अगर हम आंकड़े की बात करें तो हर रोज़ 50 लोगों की मौत हो गई है। यही वजह है कि नागपुर म्यूनसिपल कमिश्नर ने बड़ा फैसला लिया है कि किसी तरह से जो लोग फ्रंट लाइनर जो वर्कर हैं उन सभी को वैक्सीनेशन करना जरूरी है, चाहे उनकी उम्र 45 से कम क्यों ना हो। यही एक उन्होंने एक स्पेशल ऑर्डर जारी किया है, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि 18 से उम्र के ऊपर के जो लोग हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जो काम कर रहे हैं, जो लोगों की सेवा कर रहे हैं, उन सबको वैक्सीन लगानी पड़ेगी। ये तो थी नागपुर की बात, लेकिन मुंबई की भी हालत उतने अच्छे अर्पिता नहीं है। प्रतिदिन 6 से 7 हजार मामले यहाँ पे आ रहे हैं और 10 से 12 लोगों की मौत हो रही है। पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 249 लोगों की मौत हो चुकी है और 36,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के मामले सामने आ चुके हैं। वजह क्या है? वजह देखिए, मंडियां पूरी तरह खुली हुई हैं, भीड़ यहाँ पर लगातार जो है वो बढ़ती जाती है। यही वजह कि जब लोग बाहर निकलते हैं तो जो कोरोना के नियम है, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहन के बाहर नहीं निकलते हैं। यही वजह है कि पूरे महाराष्ट्र में जो कोरोना वायरस है अपनी पूरी तरह से चपेट में ले आ रहा है। पिछले साल जब कोरोना वायरस था तो उसके बाद भी एपिक सेंटर था, इस बार भी एपिक सेंटर महाराष्ट्र बना। आपने मुंबई की तस्वीरें दिखा दी, जरा राजस्थान की तस्वीरें भी देख लेते हैं। राजस्थान के सवाई माधोपुर में भी कोरोना के बढ़ते खतरे के बावजूद लोग जो है वो नियमों की अनदेखी करते नजर आ रहे हैं। प्रशासन ने कोरोना की रोकथाम के लिए सख्ती का ऐलान किया, लेकिन इसके बावजूद मंदिरों में महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ी दिखाई दी। जनक हमारे साथ मौजूद है। और जनक देखिए, कुछ ऐसी स्थिति है, लोगों से बार बार कहा जा रहा है बाहर कम से कम निकले, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, लेकिन कुछ ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, देखिए वही शायद लोगों से ही बात करते हैं। आशीष भाई हैं, आशीष भाई बात कर रहे थे आपसे कि क्या लोग यहाँ के जो स्थानीय व्यापारी के लॉकडाउन के लिए तैयार है? अगर सतर्कता नहीं दिखाएंगे तो फिर लॉकडाउन लगेगा। 2020 की अगर बात करें तो व्यापारियों का पूरा जो साल है वो पूरा बर्बाद हो गया है।
तो लॉकडाउन तो कोई नहीं चाहता है। हम ये चाहते हैं कि सरकार अभी जो वैक्सीनेशन दे रही है तो सब लोगों को वैक्सीनेशन का टीका लगाना चाहिए और अपने आप को सुरक्षित करना चाहिए। मैं ऐसा मान रहा हूँ कि सब सुरक्षित हो गए तो समाज सुरक्षित होगा। आप क्या कहते हैं जो वैक्सीनेशन के लिए मुहिम के जिस तरीके से आपके दस्तक घर तक आई है, यहाँ पर दुकानों तक? हमने पांचकुआ महाजन कापड़ महाजन है, उन्होंने पहल की और कॉरपोरेशन से कहा कि भाई हमारा सेंट्रली एसी हॉल है और उसके अंदर हम वैक्सीनेशन का कार्यक्रम रखना चाहते हैं, तो उन्होंने तुरंत सपोर्ट दिया और हम सारे व्यापारी, उनके कर्मचारी और मजदूर सब लोग यहाँ उसका लाभ ले रहे हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर लोग यहाँ पर जो व्यापारी हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और सब अपनी जिम्मेवारी समझ रहे हैं। अर्पिता, अगर किसी ने अपनी जिम्मेवारी सतर्कता नहीं दिखाई तो वो कोरोना संक्रमित हो सकते हैं, लोगों को कोरोना संक्रमण फैला सकते हैं। ऐसे में व्यापारी खुद समझदार हैं। आप देखिए ये कतार हैं, यहाँ के स्थानीय व्यापारी हैं, उनके पास एक छोटा सा हॉल था, वहाँ पर जाके नगर निगम के अधिकारी आए और उन्होंने जाके इस तरीके का कैंप आयोजित किया है। तो ये डोर टू डोर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो गुजरात में शुरू हो चुका है कि सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन ड्राइव पर जोर दिया जाए और वही चीज है जो संक्रमण को बढ़ाने से रोक सकती है। अर्पिता, रहिए जरा साथ। देखिए, देश में कोरोना से सबसे अधिक अगर प्रभावित कोई राज्य है तो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों के आने और इस बीमारी से मौत का जो सिलसिला है वो थम नहीं रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 43,000 से अधिक मामले वहां से सामने आए हैं। इसके अलावा एक दिन में 249 लोगों की मौत भी हुई है। अकेले अगर केवल मुंबई की बात करें तो 8,646 नए मरीज वहां से मिले, 18 लोगों की वहां पर जान गई। महाराष्ट्र में कोरोना की लहर दिन ब दिन खतरनाक होती जा रही है। कोरोना से बेकाबू होते हालात पर आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्य के मुख्य सचिव और दूसरे अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। हालांकि कोरोना की रोकथाम के लिए जारी कवायद के बीच लोग कोरोना के नियमों को लेकर अभी भी लापरवाह नजर आ रहे हैं। कोरोना को लेकर जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है वो फॉलो नहीं हो रही है। यहाँ पे देखिए तमाम सारे लोग जो हैं वो जो मास्क लगाना चाहिए वो लगाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ये देखिए चाचा, आपने अभी मास्क लगाया, आपको लगता है कि इससे लॉकडाउन सरकार लगा सकती है? अगर लगाते रहते मैं अभी घाम था ना इसके लिए। बिल्कुल, ये देखिए आप बताइए, आप भी मार्केट में आए हैं और 2 मई के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद एक भी माता को, बहन को, बेटी को बंगाल में टिकट नहीं लेना पड़ेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट मुसाफरी करने की शुरुआत करेंगे। मित्रों, ये दीदी जो है ये 3T मॉडल पर सरकार चला रही है। 3T मॉडल पर इसके 3T क्या है? एक है तानाशाही, दूसरा है टोलाबाजी और तीसरा है तुष्टीकरण। ये 3T पर सरकार चलाती है और मोदी जी 3V पर चलाते हैं। पहला है विकास, दूसरा है विश्वास और तीसरा है व्यापार। ये 3V के आधार पर हम बंगाल का विकास करेंगे। मित्रों, यहां पर ढेर सारे प्रॉब्लम है। हमने तय किया है, मोदी जी ने बागडोगरा हवाई अड्डे को इंटरनेशनल हवाई अड्डे की तर्ज पर विकास करने का तय किया है। इससे पूरे उत्तर बंगाल के अंदर ढेर सारी चीजें आएगी। मित्रों, मुझे एक बात बताओ, आप सभी लोग दीदी को जानते हो ना? जानते हो ना? दीदी के मन में आप लोगों की चिंता नहीं है। दीदी के मन में भतीजे की चिंता है, भतीजे की। वो अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहती। दीदी भतीजा कल्याण में विश्वास करती है और मोदी जी उत्तर बंगाल के कल्याण में विश्वास करते हैं। भाई मुझे बताइए, भतीजा कल्याण वालों को वोट देना चाहिए क्या, या उत्तर बंगाल कल्याण वालों को वोट देना चाहिए? उत्तर बंगाल का कल्याण मोदी जी ही करते हैं। आप घर में एक कमरा बनाने के लिए, बेटे का ब्याह हो गया, एक कमरा बनाना है,
तो सीमेंट चाहिए, उसमें कट मनी लिया जाता है। लोहा चाहिए, कट मनी लिया जाता है। ईंटा चाहिए, सिंडिकेट को कट मनी देना पड़ता है। मैं आपको गारंटी देता हूं 2 मई के बाद कोई कट मनी नहीं होगा। कट मनी करने वाले जेल की सलाखों के पीछे चले जाएंगे। सिंडिकेट, भ्रष्टाचार, उसको भी हम खत्म कर देंगे। मित्रों, मैं पूरे उत्तर बंगाल के लोगों को कहने आया हूं कि सबसे बड़ी समस्या आपकी घुसपैठ है, घुसपैठ। और हमने तय किया है कि सरकार बनते ही बीएसएफ के पास बैठकर, साथ बैठकर पूरी घुसपैठ को 100% रोकने का काम करेंगे। 100% रोकने। आप मुझे बताओ भाई, पहले 2 चरण के चुनाव पर नजर है या नहीं है? है ना? क्या हुआ है वहां? कमल खिला है। क्या हुआ है? क्या हुआ है? मेरी बात याद रखिए, 60 में से 50 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। दीदी, आपका जाने का समय आ चुका है। अब आप बच नहीं सकती है। दीदी खुद नंदीग्राम से चुनाव हार रही है। मित्रों, दीदी खुद नंदीग्राम से चुनाव। यहां पर उत्तर बंगाल में, उत्तर बंगाल की जनता को मैं अपील करने आया हूं कि यहां पर चुनाव में एक भी सीट, मेरी बात ध्यान से सुनिए, माताएं बहनें भी सुने, एक भी सीट दीदी के हाथ में नहीं जानी चाहिए। सारी सीटें मोदी जी की झोली में डालनी। बताओ भैया, डालोगे क्या? डालोगे? भ्रष्टाचार मिटाओगे? कट मनी मिटाओगे? घुसपैठ रोकोगे? विकास करने वाली सरकार लाओगे? उत्तर बंगाल के अन्याय को दूर करोगे? मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर बोलो। सारे प्रत्याशी आगे आ जाए। निश्चित तुम भी आगे हो। प्रत्याशी आ गया है, पहले प्रत्याशी कैंडिडेट आ गया है। जरा सभी, हमारे 5 प्रत्याशी है। 5 प्रत्याशी को प्रचंड मार्जिन से जिताना है। जिताओगे? कमल के फूल पर बटन दबाओ, फूल पर बटन दबाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, परिवर्तन के संकल्प की मुट्ठी भींचो और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मित्रों, फिर से एक बार चिलचिलाती धूप में हजारों की संख्या में आप आए हैं। हम ऊपर कुछ पर्दा नहीं डाल पाए, मंडप नहीं डाल पाए। विशेष कर माताओं की क्षमा मांगकर मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। तो कूच बिहार में अमित शाह मौजूद, उन्होंने बकायदा वहां संबोधित किया और सीधे सीधे ममता बनर्जी को निशाने पर लिया कि यहां भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन उनकी सरकार का लक्ष्य विकास लाना है और इसीलिए बंगाल की जनता अब परिवर्तन चाहती है। उन्होंने याद दिलाया कि किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है। ममता बनर्जी अपने भतीजे को यहां पर उनके भले के लिए सोचना चाहती हैं, इसलिए आम जनता के भले के बारे में अगर कोई सोचने वाला है तो वो बीजेपी है। नंदीग्राम में वोटिंग खत्म हो गई है, लेकिन बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई है। बीजेपी ने नंदीग्राम से ममता बनर्जी की सबसे बड़ी हार का दावा किया। प्रधानमंत्री ने कल अपनी चुनावी रैली में ममता बनर्जी पर कटाक्ष करते हुए सवाल किया कि क्या वो किसी दूसरी सीट से भी चुनाव लड़ने जा रही हैं, जिसके बाद टीएमसी की तरफ से पलटवार किया गया। टीएमसी की तरफ से नंदीग्राम में जीत का दावा करते हुए 2024 में वाराणसी से पीएम मोदी को ममता बनर्जी की तरफ से चुनौती देने का दावा किया गया।
दरअसल कल चुनावी रैली के बीच उर्वेलिया के एक रैली में प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी पर कटाक्ष करते हुए दावा किया कि हार के डर की वजह से ममता बनर्जी अंतिम चरण के चुनाव में किसी और सीट से मैदान पर उतरने की खबरें आ रही हैं। आखिरी तबक्का जो है उसके चुनाव के नामांकन अभी बाकी है। जरा बताइए ये अफवाह में कितनी सच्चाई है। यहां जो लोगों में कानाफूसी चल रही है कि आप अचानक किसी एक सीट पर आखिर में फॉर्म भरने जा रही हो, क्या ये सच्चाई है क्या दीदी? पहली बार आप वहां गई, वहां की जनता ने दिखा दिया। अब कहीं और जाओगी, ये बंगाल के लोग तैयार बैठे हैं। प्रधानमंत्री के हमले के बाद टीएमसी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर ममता का विक्ट्री साइन दिखाते हुए एक वीडियो पोस्ट किया और उसमें लिखा कि दीदी नंदीग्राम से जीत रही हैं, उनके की दूसरी किसी सीट से चुनाव लड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। पीएम मोदी जी लोगों को गुमराह करने की कोशिश छोड़ दीजिए, इससे पहले कि वो बंगाल में नामांकन के आखिरी दिन आपका झूठ पकड़ ले। 2024 में आपको चुनौती मिलेगी, इसलिए अपने लिए सुरक्षित सीट खोज लें। In the middle of an election, saying that Mamata Banerjee will fight a second one because it's on the 6th of April is the next day for closing nominations. If they are so much in love with Bengal, then why don't Modi ji or Amit Shah ji consider filing a nomination for the last phase? We welcome them. Come fight. वही टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट ही किया और लिखा कि दूसरी सीट से लड़ेंगी। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी को जगा दिया है। हाँ, प्रधानमंत्री जी वो लड़ेंगी और दूसरी सीट वाराणसी होगी, इसलिए आप अपने हथियार तैयार कर लें। अमित सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त कोलकाता से जुड़ चुके हैं। और अमित, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ममता दूसरी सीट से लड़ सकती हैं और उसके जवाब में तो टीएमसी के नेता ये कहते नजर आ रहे हैं कि वो कहीं और से तो नहीं लेकिन वाराणसी से जरूर उतरेंगी मैदान में। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने उल्बेरिया में कहा और उसके बाद तुरंत सबसे पहले तो टीएमसी की तरफ से एक ऑफिशियल मैसेज आया जिसमें कहा गया कि वो ममता बनर्जी किसी और सीट से नहीं लड़ेंगी, वो लड़ेंगी तो वो क्योंकि वो नंदीग्राम से कंफर्टेबली वो जीत रही हैं। तो वहीं शाम होते होते बाकायदे टीएमसी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दिया गया कि प्रधानमंत्री जो हैं वो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और ममता बनर्जी किसी और सीट से नहीं लड़ने जा रही है, बल्कि 2024 में जिस तरीके से टीएमसी की मोइत्रा ने कहा है कि 2024 में ममता बनर्जी जो है वो चुनौती देने जा रही हैं, वो भी वाराणसी से चुनौती देंगी प्रधानमंत्री मोदी को। तो इस पर जितने भी बीजेपी के नेता हैं वो सभी कह रहे हैं कि पहले ममता बनर्जी जो है वो अपना नंदीग्राम बचा लें, नंदीग्राम बचाने के बाद वो बंगाल बचाएं, क्योंकि ये इनके पैरों के तले जमीन खिसक चुकी है और ममता बनर्जी नंदीग्राम तो हार ही रही हैं, बंगाल भी उनके हाथ से निकल रहा है। और 2 मई के बाद जिस तरीके से अमित शाह ने कूच बिहार में की रैली को संबोधित करते हुए साफ साफ कहा कि 2 मई के बाद जो भ्रष्ट नेता है वो उनका जेल जाना तय है। और नंदीग्राम की बात को भी एक बार दोहराया और अमित शाह ने ताल ठोक के कहा, दावा किया कि नंदीग्राम से ममता बनर्जी हार रही है। तो जो नंदीग्राम में का महासंग्राम था, चुनाव भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन 6 चरणों का जो मतदान होना है, जितने भी बड़े नेता हैं बीजेपी के वो அச்சமற்ற மருது சகோதரர்களுக்கு, மருது பாண்டியர்களுக்கு எனது வணக்கங்களை செலுத்துகிறேன். துணிச்சல் நிறைந்த வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனுக்கு எனது மரியாதையை செலுத்துகிறேன். மரியாதைக்குரிய இமானுவேல் சேகரனார் அவர்களுக்கு எனது மரியாதையை செலுத்துகிறேன். ஒரு தீர்க்கதரிசியாக இருந்த வாவு சிதம்பரம் பிள்ளை அவர்களுக்கு எனது மரியாதையை செலுத்துகிறேன். அரசியலிலே விற்பனராக அரசியல் தீர்க்கதரிசியாக இருந்த காமராஜர் ஐயா அவர்களுக்கு எனது மரியாதையை செலுத்துகிறேன். இந்த மண்ணை சார்ந்த மிகச்சிறந்த அறிவுஜீவியாக இருந்த என்எம்ஆர் சுப்பிரமணியன் அவர்களுக்கு எனது மரியாதையை இங்கே நான் செலுத்திக் கொள்கிறேன். Friends, the people of this region have a strong mind and a big heart. Centuries ago,
many people from Saurashtra in my home state of Gujarat came here. There is also a large Telugu community here since many years. The way Madurai has accepted them is a perfect example of Ek Bharat, Shrestha Bharat. நண்பர்களே, இந்த மண்ணில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு வலிமையான மனமும் மிக பரந்த இதயமும் கொண்ட மக்கள் இந்த மக்கள். பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பாக எனது சொந்த மாநிலமான குஜராத்தில் இருந்து இங்கே வந்திருக்கிற சௌராஷ்டிர சமுதாய மக்கள் இங்கே இருக்கிறார்கள். அதே போல மதுரையிலே பெரிய எண்ணிக்கையிலே தெலுங்கு பேசுகிற சமுதாயத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் பல ஆண்டுகளாக இங்கே இருக்கிறார்கள். இந்த மதுரையை பற்றி நினைக்கும் போது ஒரே நாடு பெருமை மிகு நாடு என்பதனுடைய வெளிப்பாடாகத்தான் இந்த ஒட்டுமொத்த மதுரையும் நான் பார்க்கின்றேன். Friends, South Tamil Nadu and especially Madurai